year, will you also visit Pakistan? Well, we're visiting right now, so we don't really have to. I wanted to say hello. For both a relationship standpoint, we've had a great relationship, and from the standpoint of our two countries, we're getting along very well. I would say we've never been closer with Pakistan than we are right now. And that's a big statement, although I wouldn't say at all times we were close as a country, but we are very close right now because of the relationship that we have. So, very important. Mr. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। ये आप सदर ट्रंप की स्टेटमेंट डावोस स्विट्ज़रलैंड से सुन रहे थे, जहां उन्होंने मुलाकात की है वज़ीर आज़म इमरान खान से। इस वक्त उनकी बातचीत हो रही है एज वी स्पीक, और सदर ट्रंप का ये स्टेटमेंट दैट वी हैव नेवर बीन एज क्लोज एज वी आर टुडे, वाकई में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मगर नाजरीन, उतना ही बड़ा पाकिस्तान के अंदर आटे का बहरान है, और उसके ऊपर जो सियासत हो रही है उसके ऊपर बात करना अभी बहुत ज़रूरी है। तो आइए आपको लेके चलते हैं पंजाब की सूरत हाल की तरफ और आटे से पैदा होने वाले बहरान की तरफ। जो आटा का क्राइसिस था वो बिल्कुल वो एक मसनूई बहरान था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो कल डिसीजंस हुए हैं उसके से वो बहरान कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। 2 दिन में सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल होगा। नया पाकिस्तान में जी रोटी खानी छोड़ दे तो मसला ही नहीं होगा। ये नया पाकिस्तान लोगों ने वोट दिया था, भुगते 70 रुपए किलो आटा बिक रहा है। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। हुकूमत शर्मिंदा भी नहीं है, कम से कम शर्मिंदा तो हो जाए यार। ये हुकूमत का हर दिन पाकिस्तान की अवाम पर भारी होगा, ये बात याद रखें। मनसूबाबंदी के तहत, और इसके मंसूबा साज कौन है? वो लोग हैं जिन्हें इमरान खान बतौर वजीर आजम पाकिस्तान पसंद नहीं। मंसूबा साज कौन है? जिनकी प्लेट से इमरान खान ने वजारत आला उठा के एक आम आदमी को दी। आटे के डॉलर, चीनी के डॉलर और रुपए की कीमत में बवकती, इससे किसने मुनाफा कमाया? उसने मुनाफा कमाया जिसके जहाज में आप सफर करते हैं। उसने मुनाफा कमाया जो आपके घर के किचन को चलाता है। वजीर आजम पाकिस्तान का माफिया के खिलाफ जहाद है, जो उन्होंने रियल स्टेट के अंदर माफिया था, जब उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया, उन्होंने अपनी ब्लैक मनी को मुनाफे में तब्दील करने का जो जरिया अख्तियार किया है, वो इन ज़रिए अजनास को स्टॉक करने का उन्होंने फार्मूला निकाल लिया, और ये मसनूई महंगाई पैदा करने के लिए वो ब्लैक मनी जो है वो मार्केट में ले आए हैं। 2 चीजें हैं इस वक्त गंदम के इस मसनूई आटे के इस मसनूई बहरान के अंदर। एक तरफ सिंध की सप्लाई लाइन ट्रांसपोर्ट और लेट लिफ्टिंग। सिंध ने इस साल एक दाना भी प्रोक्योर नहीं किया। आज छुट्टी है, मिल्स बंद है। कल से आप देखेंगे गंदम और आटे की कीमतों में कमी आना शुरू हो जाएगी। ये था वफाकी वजीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को तहक़ीक़ खुसरो बख्तियार का आटे के बहरान पर 19 जनवरी का बयान। आज नाज़रीन 2 दिन हो गए हैं। बहरान वही का वही है। यकीनी तौर पर कई जगहों पर, जैसा कि लाहौर शहर में ये बहरान इतना शदीद नहीं जितना कि शोर मचाया जा रहा है, लेकिन सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आटा महंगा ज़रूर है। पेशावर में 2 दिन से रोटी नहीं जो है वो 30 रुपये में बिक रही है, और वो भी ब्लैक में। बलूचिस्तान में रोटी की कीमत 20 रुपये तक पहुँच चुकी है, पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ये इसरार कर रहे हैं कि ये बहरान मसनूई है। शायद तहरीके इंसाफ इसलिए कह रही है क्योंकि वज़ीर आला पंजाब पर दबाव बढ़ता जा रहा है ताकि वो अपनी बुरी कारकर्दगी की वजह से कुर्सी छोड़ दे। यहाँ तक तहरीके हुकूमत की तब्दीली की बातें हो रही हैं। पंजाब असम्बली से हुकूमत के 10 अरकान अपोजिशन से मिल जाएं तो तहरीके इंसाफ अक्सरियत खो देती है पंजाब के अंदर। काफ लीग और नून लीग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ये तो सबको नज़र आ रहा है, और तहरीके इंसाफ के नाराज़ अरकान जो हैं अब वो भी खुलकर नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। बहरानों में घिरे हुए पंजाब में तहरीके इंसाफ की हुकूमत कितनी मुस्तहकम है, इसी पर बात करने के लिए मौजूद है राना मशहूद साहब। राना मशहूद का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। वो साबिक वज़ीर तालीम और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली रह चुके हैं। शौकत बसरा साहब हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रहे हैं। तहरीके इंसाफ से आपका ताल्लुक है और वो पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं। सलीम बुखारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से, तज्ज़ियाकार हैं और एक अंग्रेज़ी अखबार के साबिक एडिटर रह चुके हैं। इम्तियाज़ आलम साहब तज्ज़ियाकार हैं और हम इनके तज्जियों से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। आप कॉलम भी लिखते हैं। सबसे पहले शौकत बसरा साहब, चूँकि आपकी हुकूमत है, आटे का बहरान भी आपकी हुकूमत के दौरान हुआ, अब जिस किस्म के एक्यूजेशंस आपकी हुकूमत के ऊपर आ रहे हैं, तो ये कहा जा रहा था कि आपको एक्सपोर्ट करनी ही नहीं चाहिए थी।
जो वीट है आपको वो गंदुम एक्सपोर्ट करनी नहीं चाहिए थी, अब आपको वही गंदुम जो है वो ज़्यादा दामों पे वापस लानी पड़ रही है पाकिस्तान। तो आपने क्या आप फोरसी नहीं कर सके, इंटर गवर्नमेंट आपकी अपना जो कोऑर्डिनेशन है वो भी सही नहीं हो पाई? मैं समझता हूँ कि हम एक एग्रो बेस्ड कंट्री हैं और ज़ाहिर और ख़ास तौर पे वीट के हवाले से तो हम इतना वाफर हमारे पास होती है और होनी चाहिए कि इसका बहरान तो किसी सूरत में पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए। और बदकिस्मती से ये माजी की हुकूमतें भी देख लें, उन्होंने भी फेस किया। और अभी की जब मैं अपनी हुकूमत पे आता हूँ, मैं चूँकि ज़िम्मेदार हैं इसके, देखें गुजारिश ये है कि उस वक्त जब कैलकुलेशंस की गई थी उस वक्त यही सूरत हाल थी कि जो हमने स्टोरेज किया है वो सफिशेंट है और इसलिए एक्सपोर्ट कर दिया गया। अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल हुई है, अभी आपने इंट्रो में भी सुनाया, जो हमारे वज़ीर साहब भी कह रहे थे, पंजाब के अंदर जो आखिरी ये 3 महीने होते हैं जो नई फसल आने वाली होती है, हमारे जो बदकिस्मती मुनीज़े ये है कि हमारा जो माइंड सेट है, जो ट्रेडर तबका है, जब ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं मुनाफाखोरी के लिए। नहीं, मगर देखिए इसकी वजूहात क्या है, मैंने आपको बहुत सारी बाइट्स सुनाई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, अभी तक आप इस चीज पे भी नहीं पहुंचे कि आखिरकार इस बहरान का मसला क्या है। जहां तक तो पंजाब का तल्लक है, मैं आपको फिर कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि पंजाब में किसी किस्म का कोई बहरान नहीं है। मैं क्यों कहा मैंने आपको, मैं क्यों गारंटी से कह रहा हूं, पंजाब में हुआ ये कि जब और मिसमैनेज हुआ, ये बात मैं एग्री करूंगा, मिसमैनेज हुआ। किससे? जाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन से, और आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो 5-6 जिले थे वहां पर स्टेप भी लिया गया, उनको उनके ऑफिस से रिमूव किया गया, सस्पेंड किया गया। 365 फ्लोर मिलों के कोटे मनसूख किए गए, 15 फ्लोर मिलों के लाइसेंस कैंसिल किए गए, 15 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया। हुआ ये है कि ऑल ऑफ सडन जब ये, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि माइंडसेट ये है कि आपने अपॉर्चुनिटी को मुनाफा कमाना है, पैसा ज्यादा कमाना है, होल्डिंग शुरू हो जाती है। सिंध का मामला ये हुआ कि सिंध को तो 4 टन गन्नों खरीद के पड़ी हुई थी, उन लोगों ने 1 टन उठाई। अच्छा, अब केपी में मैं थोड़ा एक बात बता लूं आपको। हाँ, चूंकि राना मशहूद साहब भी बैठे हुए, बाकी दीगर लोग भी बैठे हुए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं फिर कह रहा हूं कि ये इशू आया आज 2 दिन, जब उसको जाहिर प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा डिस्प्लेयर शो किया कि फौरी तौर पर इसको, फौरी तौर पर सियासी तौर पर इंतजामी तौर को मामले को टेकअप किया गया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं सिचुएशन देख रहा हूँ, केपी को 4 लाख टन जो है वो तो हम भेज रहे हैं और डेली 10,000 टन वो उठा रहे हैं। पंजाब में सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है इस वक्त। और मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि राना मशहूद साहब के जाने से पहले आप अभी कह रही थी कि इतना महंगा आटा मिल रहा है। देखिए 2013 में एक ट्वीट अभी भी मेरे पास मौजूद है, मियां शहबाज शरीफ साहब का, सस्ते बाजार लगाते थे, 765 का 20 किलो आटा उन्होंने कहा वहां से आपको अवेलेबल है। आज वही 20 किलो का थैला 808 में अवेलेबल है। 7 अरब की सब्सिडी, रिकॉर्ड सब्सिडी दी गई है यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर। हमें खुद अंदाजा है, कोई इफ एंड बट नहीं लगाऊंगा, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो जो इकोनॉमी छोड़ के गए वो हुक्मरान। अच्छा, अब राना मशहूद साहब, आपने शौकत बशर साहब की बात सुनी, उनका ये कहना है कि बहरान पंजाब के अंदर तो नहीं है, चले सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान की हद तक तो है, मगर पंजाब के अंदर उस शिद्दत से नहीं है जिस तरह से ये बयान कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि ये बहरान पंजाब के अंदर भी मौजूद है, ये लोग मानने को तैयार नहीं है। ठीक है कि उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का बाकी सूबों में है, लेकिन इनका पहला सवाल ये होना चाहिए कि जब आपका काम ये होता है कि आप देखते हैं कि आपके पास अवेलेबल कितनी गंदुम है, जरूरत कितनी है इस्तेमाल के लिए, जो अगली क्रॉप आ रही है उसमें यील्ड कितनी है, और आपके पास हमेशा रिजर्व पड़ा होता है। ये मतलब हर हुकूमत के अंदर SOPs बने हुए हैं कि आपके पास जितनी जरूरत है उतना आपके पास एक्स्ट्रा मौजूद होनी चाहिए। ये क्यों बेची गई, ये क्यों एक्सपोर्ट की गई, किसको फायदा पहुंचाया गया? महंगे दामों बेच के, मतलब सस्ते दामों बेच के आप महंगे दामों अब खरीद रहे हैं, और ये अब दोबारा जो खरीदी जा रही है ये किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है? बदकिस्मती इस मुल्क की ये हो गई है। नहीं, मगर आप तो क्या ऑपोजिशन के अंदर हैं, आपके पास हुकूमत भी रही है, आप क्या समझते हैं किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है? क्योंकि सेनेटर परवेज रशीद साहब तो ये कह चुके हैं, इशारा दे चुके हैं कि जहांगीर खान तरीन को जो है वो फायदा हो रहा था इससे। देखिए, मैं अभी उसी तरफ आ रहा था कि इनकी हुकूमत आते साथ ही आप देखें कि डॉलर के जो पैसे बढ़ाए गए, जो डॉलर का उस एक्सचेंज रेट का फायदा किसने उठाया? यूरिया के पैसे जो उस वक्त बढ़ाए गए उसका फायदा किसने उठाया? चीनी के पैसे बार बार बढ़ाए गए, उसका फायदा किसने उठाया?
ये जो आप जो ज़रई अजनास हैं इसके अंदर कौन है? ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब को पालते रहे, जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते रहे, और आज इमरान खान साहब उनको फायदा पहुंचा रहे हैं और पाकिस्तान की अवाम की कॉस्ट पे पहुंचा रहे हैं। उनको परवाह ही नहीं है कि इस अवाम को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। उनको सिर्फ यह है कि उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग जो हैं वो उनका पेट भर जाए और पाकिस्तान की तारीख में सलीम बुखारी साहब, जिस तरह के राना मसूद साहब ये एक्यूजेशन लगा रहे हैं, पर सेनेटर परवेज रशीद साहब भी ये कह चुके हैं सेनेट के फ्लोर के ऊपर, एंड दे पॉइंट फिंगर्स एट जहांगीर खान तरीन और कहते हैं कि जो उनके करीबी दोस्त हैं वो इससे फायदा उठा रहे हैं। मगर क्या ये सरासर जस्ट मिस मैनेजमेंट है? और मिस मैनेजमेंट की जद के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, जिस तरह की शौकत बसरा साहब कह रहे हैं होर्डिंग होती रही। मुनीज़, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। गुजारिश ये है इसको बहुत सिंपल करके देखना चाहिए। जिसने गंदम एक्सपोर्ट करने का फैसला किया था और जो अब गंदम इंपोर्ट करने का फैसला कर रहा है, सारा बहरान इन दो बंदों के बीच में है। अब बंदे आप खुद आइडेंटिफाई कर लें या शौकत बसरा साहब से कहें वो उनके नाम ले दें। जब सप्लाई शॉर्ट होती है मार्केट में तो कीमतें बढ़ जाती हैं, और उसी अरसे में वो जो ज़ख़ीरा अंदोज हैं, जो आपके इशारे तो साफ समझ रही हैं अच्छी तरह से, और सुनने वाले भी समझ रहे होंगे, आपके व्यूअर्स भी, कि वो किसको फ़ायदा पहुंचा है। कुछ ने तो नाम ले दिए हैं। अब मुझे आप ये बताइए, क्या ये काफ़ी जवाज़ है कि जी फ़लाँ सन में फ़लाँ की हुकूमत में भी ऐसा ही हुआ था? भाई, एक गलती अगर हुई थी या एक खिलवाड़ हुआ था तो आपने ज़रूर करना है उसी जवाज़ को सामने रख के। पहली बात तो ये है कि ये शर्मनाक बात है किसी भी हुकूमत के लिए कि पंजाब जैसा सूबा जिसमें 80% पॉपुलेशन जो है वो एग्रो बेस्ड हो, वहां पर अगर गंदम का बुरान है तो डूब मरने की बात है मेरे नजदीक। इसको इससे कम मैं कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं हूं इसके ऊपर। और दूसरी बात यह है कि जो बयानात है इस क्राइसिस के ऊपर, आखिरी बात मुनीज़ मुझे कहने दीजिए, जरूर, जो वुज़रा के जो मशीरों के शर्मनाक बयान है इसके ऊपर, कोई कह रहा है क्राइसिस ही नहीं है, कोई कह रहा है रोटी खानी कम कर दें, कोई वो भूपू जो है वो कह रहे हैं दिसंबर नवंबर में लोग रोटी ज्यादा खाते हैं। यार, ये कोई तरीका है बुरहान को एड्रेस करने का? डू यू थिंक दिस इज द वे टू एड्रेस ए क्राइसिस? तो नॉन सीरियसनेस है, नॉन सीरियसनेस है। इस तरीके इसको सही तरीके से नहीं लिया गया। इम्तियाज आलम साहब, आपसे आपकी जानिब आऊंगी। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं हमारी जिनसे बात हुई जिनका जो ताल्लुक है इसी शोबे से है, और वो ये कहते हैं कि जो मीडिया हाइप हुई है उसके नतीजे के अंदर बहरान जो है वो और गहरा हुआ है पंजाब के अंदर। तो आप समझते हैं कि इसके अंदर सियासी जो एक चल रहा था, एक मामला चल रहा था, दबाव बढ़ रहा था वजीर आला का, ये उससे कोइंसाइड हुआ है वीट क्राइसिस के साथ, जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि बहरान और जो है वो गहरा हो गया? देखिए, ये अजीब वाक़या है कि ये मुल्क जो है ये गंदम की पैदावार में सरप्लस है, हमारे लोगों से जायद होती है, स्टॉक्स मौजूद हैं। फिर इसका बहरान का पैदा होने का मतलब ये है कि गवर्नेंस का, हुक्मरानी का ब्रेक डाउन है। ये जो पंजाब में क्राइसिस कम नहीं है आटे का, केपी में क्राइसिस बहुत बढ़ गया है। 2 दिन से लोगों को रोटी नहीं मिल रही, और मुझे मालूम है कि पेशावर में बहुत कम लोग घर पे रोटी बनाते हैं, और इसी तरह सिंध में क्राइसिस पैदा हुआ है। इसमें बड़ी बड़ी माफिया शामिल हैं। अब गन्ना माफिया भी है, शुगर माफिया भी है, और ये काम नए पाकिस्तान की हुकूमत में जो बिल्कुल करप्शन फ्री है उसके वक्त में हो रहा है। मुझे हैरानगी है कि अगर आपने बंदिश लगाई थी गंदम की बरामद पे, तो अफगानिस्तान इतनी गंदम बरामद कैसे हो गई? अब फैसला हो गया कि अब आपने बरामद करनी है। अब वहीं से स्टॉक्स, मुझे कोई बता रहा था कि जलालाबाद में कोई बड़े स्टॉक्स पड़े हुए हैं, वहां से स्टॉक्स वापस आ जाएंगे, और ये उस वक्त वापस आएंगे जब हमारी गंदम की फसल आने वाली होगी, यानी किसानों को दोहरा नुकसान होगा। अब आप देखिए कि ये जो जिस मुल्क में इतना, ये बहुत एलिमेंट्री बात है, बहुत ये इसके साथ कोई बहुत बड़ा सिस्टम का डिफेक्ट का मामला नहीं है कि हुकूमत फेल हो गई इस सप्लाई चेन को और डिमांड और सप्लाई के तवाज़ुन को कायम रखने में फेल हो गई। और ये बिठाया हुआ यहाँ पे इन्होंने एक चीफ मिनिस्टर को
जिसे कोई ना पता है कार सरकार का, ना उसे इंतजाम का पता है। चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर जो है बात करना बहुत जरूरी है। इम्तियाज साहब, इस पे मैं आऊंगी, मगर आपने जो एक नुक्ता उठाया है जहां आपने ये सवाल किया कि जब आपने क्यों एक्सपोर्ट की अफगानिस्तान को गंदुम, और अब जब आप वापस वही गंदुम ज्यादा कीमत के ऊपर वापस ला रहे हैं, तो आपकी फसल तो यहाँ पे रेडी होगी और मामला हल हो चुके होंगे, फिर हमें और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। सवाल है, लेकिन सवाल का जवाब देने से पहले कुछ दोस्तों ये सवाल बहुत जरूरी है। मैं आ रहा हूँ इस पे आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, मैं बैठा हूँ। लेकिन जहाँ तक कभी मुस्लिम लीग राना साहब उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जब वो गवर्नेंस की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर गवर्नेंस बहुत अच्छी होती ना तो आज ये लूटा हुआ पाकिस्तान हमें ना मिलता। मैं बात कर लीजिए, 32,000 अरब का कर्जा हमें ना मिलता। देखिए ना, यही तो मसला है, यही तो मसला है। वो आपसे सवाल कुछ और कर रहे हैं, मैं उसका जवाब आ ही नहीं रहा। मैं तो सिर्फ ये कहने लगा हूँ कि आप अंदाजा करें, इल्जाम दूसरों पे लगाने से पहले जिन्होंने जल्ला जदगान के पैसे नहीं छोड़े वो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ, तीनों दोस्त बैठे, मैं चैलेंज देता हूँ। अभी जागिर तरीन साहब का नाम लिया गया, आपने कहा परवेज शी साहब ने बात की है। ओ भाई, आप कोई सबूत तो दो, बगैर सबूत के आप यहाँ बैठ के कह दें अच्छा, ये मैं हुकूमत ने पैसा इकट्ठा कर लिया, यहाँ पर किसने एक्सपोर्ट की, किसने इंपोर्ट, जो बात सलीम बुखारी साहब चले वो तो तज्जिया निगार है ना, वो तो आपसे ये सवाल कर रहे हैं। तज्जिया निगार भी हो या हमारे कोई भाई सियासी भाई भी हो, किसी को भी बगैर तहकीक तफ्तीश के बात नहीं करनी चाहिए। मगर ये जो सवाल पूछा जा रहा है कि अफगानिस्तान क्यों एक्सपोर्ट किया गया, अब जब आप वापस लेके आएंगे तो हमें दुगना जो है वो नुकसान होगा। ये फैसला गवर्नमेंट का फैसला था, इसलिए फैसला था कि जब कैलकुलेशन की गई, ये कैलकुलेशन, ये कहना कि किसी शख्स का फैसला था जिसने एक्सपोर्ट किया फिर जब इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि किसी को टारगेट करने के लिए बात। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का फैसला था। किसका? गवर्नमेंट का फैसला था। गवर्नमेंट को कैबिनेट का फैसला था, किसी ने तो फैसला किया। कैबिनेट का फैसला ही गवर्नमेंट का फैसला होता है ना। कैबिनेट में मुझे जाहिर है वजीर खुराक नहीं होंगे ना जो जिम्मेदार होंगे, महबूब सुल्तान साहब या जो हमारे दूसरे जो दोस्त देखते हैं। अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट बरामद पे गंदम की बरामद पे बंदिश थी। इम्तियाज साहब प्लीज मैं जरा बात करूं, आप कर लीजिएगा, आप सब कई बात कीजिएगा। अच्छा मैं पेश करूं कि वहां पे अगर हो गया, अभी भी जो फैसला लिया गया है, आप कोई ऐसी बात मुझे किसी का नाम लेके बता दें कि फलां बंदा इन्वॉल्व है, किसने करप्शन किया है, मैं आपके प्रोग्राम में माफी मांगूंगा। वो काम तो आपका है ना। अच्छा अब ये है, करना तो आपका, मेरा काम तो नहीं है। अब ये है, अब सूरत ये है कि हमने उसको, मैं फिर कह रहा हूं कि इशू बना, इशू है, मैं कोई फंड बट नहीं लगा रहा, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, इशू हुआ, लेकिन उसको अगर ये शाबाश नहीं हमें देंगे कि उसको कंट्रोल कर लिया। सर देखिए, ये तो शाबाश दे रहे हैं। अच्छा वो आपकी निशानदेही कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप वापस एक्सपोर्ट करके लाते हैं गंदम दुगनी प्राइस के ऊपर, दुगनी प्राइस तो आपका यहाँ पे मामला हल हो चुका होगा, आप और नुकसान कोई दुगनी प्राइस नहीं है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, अभी नई फसल आने में कम से कम 3 से 4 माह बाकी है। अगर हम लोग, अगर आप ना लाते, अगर फर्ज करो ये फैसला हम ना ले अब कि 4 लाख टन हम 3 लाख टन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर ना करते, अगर फिर कोई ऐसा इश्यू बन जाता, फिर मीडिया यही कह रहा होता, सब तनकीद कर रहे होते, देखें जी उस वक्त उनको पता नहीं चला, ये क्यों नहीं किया। आप अगर कर रहे हैं तो किसी की जात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, सूबों के लिए कर रहे हैं। आपके बयान आ रहे हैं कि आपके पास स्टॉक में गंदम पड़ी है 41 लाख टन गंदम हमारे, मेरी बात सुन लें, मैं सेक्शन फिगर देता हूं, सेक्शन फिगर पड़े हुए हैं। गिलानी साहब 41 लाख मैं करता हूं 41 लाख टन गंदम हमारे पास, 41 लाख टन गंदम हमारे पास पड़ी है। आप इंपोर्ट कर रहे हैं, मैं इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं कि अभी फोर्स ही कर रहे हैं कि नई फसल आने में, आपको पता है हम दोनों का तल्लुक पंजाब से है, बाकी दोस्त बैठे हैं, गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो फिर आप क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? इसलिए यही तो हम कह रहे हैं कि 41 लाख टन पड़ा हुआ है, हम ये समझ रहे हैं कि हमें 3 लाख टन की और जरूरत है, ये कम पड़ जाएगी, शॉर्टफॉल हो जाएगा। तो क्या ये फैसला गलत है? क्या हम अपनी जात के लिए ले रहे हैं? अच्छा राना मशहूद साहब, अगर अभी शॉर्टेज आई है इसको पूरा करेंगे, क्यों कर रहे हैं? राना मशहूद साहब, इनका ये भी कहना है, इनके दीगर वजीरों से बात करें तो वही कहते हैं कि इनसिक्योरिटी है मार्केट के अंदर, तो अगर हम इंपोर्ट करेंगे गंदम को तो उससे शायद इनसिक्योरिटी भी कम होगी और बहरान जो है वो मजीद गहरा नहीं होगा। मैं तो ये समझता हूं इनसिक्योरिटी नहीं है, इनकॉम्पिटेंसी है। पहली बात तो ये है कि इसका जवाब कोई नहीं दे रहा कि अगर आपको ये नजर आ रहा था
और हमेशा आप जब बैठते हैं तो आप अगले 2-3 साल का रख के बनाते हैं, खास तौर पर जब ये आप इस एग्रीकल्चरल प्रोसीड्स की बात कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स की बात कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर इन्होंने एक्सपोर्ट की क्यों, क्या वजह थी, क्या अवामिल थे कि आपको जब नजर आ रहा था कि आगे आपके पास कमी होने जा रही है तो आपने एक्सपोर्ट क्यों की? नहीं नजर आ रहा यहां पर तो यहां पर पर्चे होने चाहिए, यहां पर कल्प्रिट्स को पकड़कर अंदर करना चाहिए। और यकीन करें मुनीजे, अगर ये पकड़ना शुरू कर दें जिन्होंने डॉलरों में हेर फेर करके पाकिस्तान की इकोनॉमी को इतना बड़ा चूना लगाया, जिन्होंने यूरिया, मैंने जिस तरह पहले कहा, 2 लोग पकड़े जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हुए रजाक दाऊद साहब खुद मिनिस्टर बनके वो मेहमद डैम का ठेका खुद ले गए। ये अगर काम किसी और हुकूमत में होते तो कहा जाता कि जी करप्शन के नए बाजार लग गए, और आप आज कर ही वो काम रहे हैं। एक नाअहल शख्स जो नाअहल करार दिया गया वो आपकी कैबिनेट में बैठता है, वो आपकी कमेटियों को हेड करता है, वो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे फैसले करता है। तो कौन है पूछने वाला इस मुल्क के अंदर? और आम आदमी का हाल आपने ये कर दिया है कि लोग आटे के लिए लाइनों में लग के मर रहे हैं। राना साहब, आपके मुंह से अवाम की बात अच्छी नहीं लगती। अगर अवाम की बात होती तो आप लोग अमीर से अमीर तर हो गए, अवाम गरीब हो गई। देखिए, इधर मुझे छोटा सा वक्फा लेना है। यहाँ पे 2 तज्ज़िया निगार भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो न्यूट्रल हैं, उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं। देखिए, माजी के अंदर हमने देखा कि एक वजीर थे, ड्रैग के वकील, मेडिसिन से मुंसलिक, उनको बरतरफ होना पड़ा, मगर आज तक समझ नहीं आया कि जो दवाइयाँ थी उनकी कीमतें कैसे बढ़ी। तो इसके ऊपर क्या एक कमेटी बैठेगी, क्या इसके ऊपर कोई तहकीक होगी, क्या इसके ऊपर कोई जो है अकाउंटेबिलिटी होगी कि आखिरकार ये जो बहरान है ये किसने पैदा किया और क्या होना चाहिए? ये पूछेंगे इम्तियाज़ आलम और जनाब सलीम बुखारी से। वेलकम बैक नाजरीन। सलीम बुखारी साहब, अब आगे कैसे बढ़ना चाहिए? अब जो बहरान है वो तो पैदा हो चुका है, अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत को तहकीक करनी चाहिए, किसी को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। इसलिए चूंकि आपको याद होगा कि ड्रैग के जो एक वजीर थे उनको बरतरफ कर दिया गया, मगर आज तक मालूम नहीं पड़ा कि जो दवाइयों की कीमतें थी वो क्यों ऊपर गईं, क्यों कैसे नीचे आईं। देखिए मुझे गुजारिश ये है, ये तो आपको कभी पता चलने वाला भी नहीं है। ये आप बिला वजह तवक्कात लगा के बैठी हैं कि वो कोई इसके ऊपर तहकीकाती कमेटी बनेगी, वो फिर उसके ऊपर हमें बताएगी, कौम को बताएगी कि किसका कसूर था। ये होने वाला नहीं है। यही हाल पंजाब का भी है। देखिए, पंजाब में गवर्नेंस का नाम लेके ये सब कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ ये जो भी इनकॉम्पिटेंस है या मिस गवर्नेंस है या बैड हैंडलिंग है, इसके जिम्मेदार जनाब इस सूबे के वज़ीर आला साहब हैं। और उस वज़ीर आला साहब के ऊपर चूँकि इमरान खान साहब की सुई फंसी हुई है और वो कुछ भी ना करने ना मानने के लिए तैयार हैं, तो ये बहरान तो आगे आगे मज़ीद बढ़ेंगे। ये तो अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि रवैया ये है कि कोई बुरान है ही नहीं। वो कहते हैं पंजाब में तो कोई बुरान है ही नहीं। वो पता नहीं कौन सा क्राइटेरियन है जिससे इनको यकीन आएगा कि हाँ जनाब बुरान है। ये चाहते हैं कि पंजाब में भी फौरी तौर पर वही सूरत हाल हो जाए जो बलोचिस्तान में है, जो KPK में है, जो सिंध में है। तो पंजाब में इस वक्त कहाँ बहरान है? तक ये अपनी मुझे इलाका बताएंगे कहाँ पे बहरान है? लाहौर का, आप लाहौर रहते, लाहौर बताएं। कहाँ नहीं है, लाहौर के अंदर है भाई। कहाँ पे बहरान है? लाहौर का मुझे वो इलाका बताएं जहां बहरान है। बसरा साहब अगर तो सिर्फ गुफ्तगू से बुखारी साहब मैं आप बड़े हैं ना, चले उनसे हमारी रहनुमाई के लिए अपनी बात इलाका बता दें लाहौर का इस वक्त कहां पे बहरान है? देखिए इलाका कौन सा इलाका नहीं है जहां आटे का बहरान नहीं है। बुखारी साहब मैं चलूंगा आपके प्रोग्राम में, लाइव कह रहा हूँ, मैं लाइव कह रहा हूँ, आपके साथ चलूंगा। मुझे वो इलाका बताइए कहाँ पे बहरान है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। बसरा साहब खुदा के वास्ते इस दिफा में इस हद तक ना जाइए कि हम एक दूसरे को गलत साबित करने के चक्कर में चल पड़े। खुदा के लिए आंखें बंद ना करें। बिल्ली को देख के कबूतर की आंखें बंद करने से बहरान टलता नहीं है। आप माने इसको, जब तक आपको इदराक नहीं होगा सोल्यूशन कैसे करेंगे आप? अच्छा, मगर इम्तियाज आलम साहब बात असल में ये है, ये एक ओपन सीक्रेट है पंजाब के अंदर कि जो बुजदार साहब हैं उनको डमी वजीर आला कहा जाता है और जो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं वही सारे मामलात जो हैं वो चलाते हैं। तो आज भी हासिल बजिंजो साहब ने कहा कि ठीक है आप बदल दें
चीफ मिनिस्टर बुज़दार को, उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, इमरान खान साहब ने जो दोनों चीफ मिनिस्टर लगाए हैं, खैबर पख्तूनख्वा है या पंजाब है, वो डम्मी लोग लगाए हैं। उनके साथ 3 MP भी नहीं है अपने सूबे के, ना उनका कोई इख्तियार है। अब इमरान खान रिमोट कंट्रोल से इस्लामाबाद से बैठकर पंजाब और KP चला रहे हैं। नतीजा क्या है? ये सारे बहरान हम सुबह शाम देखते हैं। कितने IG बदले गए हैं, कितने चीफ सेक्रेटरी पंजाब में बदले गए हैं, KP में सिलसिला जारी है। लेकिन हम देखते हैं कि बहरान है कि खत्म होने को नहीं है, इसलिए कि देयर इज नो गवर्नेंस, कोई हुकूमत नहीं है। ये नाअहल लोग थे, ये पाटा खान बन के आए, इन्होंने नारेबाजी की, मुखालफों की भद उड़ाई और उनकी तमस्कर उड़ाया, और उनका ख्याल था कि उनका तमस्कर उड़ा के ये हुकूमत में तो आ गए, अब आगे डिलीवर तो करना है। अब ये गंदम का जो बहरान है, ये सिंपल बात ये है कि हुकूमत के पास जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं वो रिलीज कर दें, गंदम की कीमत नीचे आ जाएगी। नहीं, मगर अगर गंदम से अब आगे बढ़े इम्तियाज साहब, बात यह है, सवाल ये है कि अगर टीम वही है जो शहबाज शरीफ साहब की थी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, और ये जो चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के, ये तो जो है शहबाज शरीफ साहब के भी टाइम पे थे, बल्कि शौकत बसरा साहब से ये पूछना चाहिए कि जो मॉडल टाउन का इंसिडेंट हुआ था उसके अंदर ये नामजद थे, तो आज उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया हुआ एज चीफ सेक्रेटरी, अनदर यू टर्न। बहरहाल वही हुकूमत पंजाब की अगर चला रहे हैं और सारा दारोमदार उनके ऊपर है, तो फिर आप बदल दें। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत है, जो एक फैक्ट है, अगर आप बदल भी दें चीफ मिनिस्टर को, तो क्या फर्क पड़ेगा? मेरा ख्याल है इम्तियाज साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही। राना मशहूद साहब जी, देखिए, ये जो अभी जो लोकल, अभी जो लेटेस्ट ब्यूरोक्रेटिक रीशफल किया है, वो भी काम इसलिए नहीं कर रहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर सकती जब तक के सियासी लीडरशिप उन्हें डायरेक्शन न दे। अच्छा, ब्यूरोक्रेट तो को मेंटेन करते हैं, उन्हें तो अपना काम बिल्कुल ठीक सब अच्छा रखना होता है। असल में सियासतदान का काम है, जो आवाम की नुमाइंदगी कर रहा है, जो चीफ मिनिस्टर है और कैबिनेट है, कि वो अपने अपने आवाम की नुमाइंदगी करते हैं हल्कों की, कि वो उन्हें आवाम का कंसर्न है, आवाम के मसाइल से उन्हें दिलचस्पी है, या उन्हें वो ही उसे एड्रेस कर सकते हैं। यानी ठीक है। लेकिन लगता ये है जी, लगता ये कि हुकूमत बड़ी बड़ी है। KP भी देख लिया अब क्या सूरत हाल है। आज मैंने कितनी रिपोर्ट देखी तमाम टेलीविजन नेटवर्क पे, 2 दिन से रोटी नहीं है पेशावर पे। नहीं बिल्कुल, पेशावर के अंदर पहली दफा लोगों ने कहा है कि हमने रोटी देखी है ब्लैक में बिकते हुए। मगर राना मशहूद साहब, मैं आऊंगी आपके बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 15 महीने में हम नाकाम भी हो गए, हम नाअहल भी हो गए, हम फेल भी हो गए। चले फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अब सबका ये आर्गुमेंट मान लो, तो देन व्हाट? उनको दे दें जो गोले वाला है, पापड़ वाला है, टीटी वाला है, चीनी वाला है, उनको दे दें। जिन्होंने पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाया है उनके हवाले पाकिस्तान कर दें, जो खुद तो अरबपति और खरबपति बन गए और पाकिस्तान गरीब कर गए। ऐसे ना करें। अच्छा, ये जो आपने सवाल किया ना, इस पे मुझे आने दे, चूंकि आज शौकत बसरा साहब अकेले हैं, तो मुझे थोड़ा सा साथ उनका देना पड़ेगा। नहीं, मैं थोड़ा सा साथ आपका देती हूँ। राना मशहूद साहब, बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने हाल ही में एक बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि हमारी कुर्बतें बढ़ रही हैं, मगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से तभी बात करेंगे जब वो इस इत्तेहाद से बाहर आए। तो क्या उन्होंने आपको किसी किस्म का इंदिया दिया है कि जी हम इत्तेहाद से बाहर आने के लिए तैयार हैं? मैं तो ये बात ना कोई 1 साल से कह रहा हूं कि वो लोग जिनकी वफादारियां जबरदस्ती तब्दील कराई गई थी, PMLN से PTI में लेकर गए थे, और उसके बाद वो आजाद उम्मीदवार जो जीत कर आए थे और जिनको जबरदस्ती PTI में शामिल कराया गया था, वो तो हमसे राब्ते में हैं और वो बड़े ज्यादा दिल बर्दाश्ता है, क्योंकि इनका तो सिस्टम ही कोई नहीं है। ना इनको सियासत करनी आती है, ना इनको हुकूमत करनी आती है, ना इनको अपने लोगों को साथ लेकर चलना आता है। तो वो लोग तो बड़े शदीद नाराज हैं। और ये मैंने आपको याद होगा उस वक्त भी कहा था कि अगर हमारी जमात कहे तो हम 1 महीने के अंदर जो है यहाँ पर मतलब चेंज हो सकती है, लेकिन
हमारा ये है कि इनका असल चेहरा अवाम के सामने आ जाए, जो ये लंबे नहीं मगर एक मिनट रुक जाइए, आपने कहा अगर हम चाहें तो उसी वक्त तब्दीली आ सकती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 10 MPAs हैं आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आ जाएं, तो वो तो PMLQ से ही होगा ना। तो क्या PMLQ ने आपको कोई वाज़े तौर पे कहा है कि नहीं जी? अभी तो वो फिलहाल टीवी स्क्रीन पे आके यही कह रहे हैं कि जी कल मोने सलाई साहब ने भी कहा कि मुझे अगर कोई निकालेगा PTI से तब भी मैं जाऊंगा, फिलहाल मैं PTI के साथ हूँ। तो आपको क्या अंदिया दिया गया है कि वो आपकी जानिब आ रहे हैं? इसलिए चूंकि वो तो ऐसा नहीं कह रहे, कम से कम पब्लिकली नहीं कह रहे इस बात को। तहफ़्फ़ुज़ात हैं मगर अभी तब्दीली की तरफ नहीं जाएंगे। नहीं, ये बातें बहुत और तरह की हो रही हैं। बातें अगर ये आंखें बंद करना चाहते हैं तो इस वक्त ढेर सारा पानी गुजर चुका है। इनके अपने रैंक्स में क्यू को छोड़ दें, इनका अपना फॉरवर्ड ब्लॉक 20 का नहीं 30 का बन चुका है, और आज कोई 8-9 लोग और भी उनको मिल रहे हैं और वो शदीद नाराज हैं। और ये वो सिर्फ इंतजार किस बात का है? हम किसी ऐसी चीज का हिस्सा PMLN नहीं बनना चाहती, ये गिरेंगे अपने बोझ से गिरेंगे। और हम ये समझते हैं कि जब ये इस हद तक पहुंचेंगे तो फिर इन असेंबलियों का जवाब नहीं रह जाएगा और नए इलेक्शंस की तरफ बात जाएगी। अच्छा अच्छा सलीम बुखारी साहब, एक सवाल आपसे करूंगी। जिस तरह के राना साहब ये बात कर रहे हैं कि ये अपने बोझ के तले खुद ही गिर जाएंगे, मगर जाहिर है फ्लोर क्रॉसिंग की वो शिक भी लगती है अगर MPAs अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाएं। तो अगर तब्दीली आनी है पंजाब में तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को ही 10 अरकान जो है वो जाने होंगे PMLN की तरफ। आपको लगता है कि वी आर क्लोज टू अ चेंज इन पंजाब? देखिए मनीषा, पहली बात तो यह है कि जब होने लगती है ना चीजें तो फिर उस तरह ही होती हैं कि रात को 66 लोग जो है PMLN के साथ थे सेनेटर, और सुबह पता चला उनमें से 42 रह गए हैं। हाँ। तो ये जो तब्दीली होने लगती है ना जब इसका पता नहीं चलता है, ये बातें जो हैं बहुत सीरियसली हो रही हैं कि देयर आर 2 ब्लॉक्स इन PTI। अब ये सच है या गलत है इसकी बात नहीं हो रही, बहुत जिम्मेदार लोग कह रहे हैं, खुद PTI के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं। जी शहाबुद्दीन साहब का भी बयान आया है जो MPA है। जी मैं अर्ज करूं आपसे कि देखिए गुजारिश ये है कि यहाँ पर कोई लंबा चौड़ा आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको तो 5-10 वोट कैपिटल सेंटर में इधर उधर हो जाएं और 10 वोट यहां से इधर उधर हो जाए तो छुट्टी हो जाती है। अगर काफ लीग जो है वो तय कर ले कि हमने नून के साथ मिलना है, मैं आपको एक बात बताऊं, यानी आगा कामल अली आगा साहब का कैटेगोरिक स्टेटमेंट है कि वी आर इन कांटेक्ट विद द नून लीग और हमें ऑफर है कि हम चीफ मिनिस्टर आपका लेंगे और आप यहां तब्दीली करें। ये कोई हवा में बातें हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ बातें हो रही हैं। तो मेरा ख्याल ये है इमरान खान साहब को अब फौरी तौर पर अपनी जिद छोड़नी चाहिए। कोई वो जिद छोड़ नहीं अगर तो पंजाब में कबाड़ा हो जाएगा, और पंजाब में अगर PTI को नुकसान पहुंचा तो मुनीजे यू नो गवर्निंग पंजाब इज गवर्निंग 2/3 ऑफ पाकिस्तान। जिस भी शख्स ने यहाँ हुकूमत बनाई है सेंटर में, उसने उसका इन्हिसार सारा पंजाब की सीटों पर था, इसलिए पंजाब इज इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट इज अबाउट टाइम दैट इमरान खान साहब टेक से डिसीजन, अपने आप को सही कर लेने में कोई खराबी नहीं है। पंजाब में अगर तब्दीली नहीं आएगी तो PTI के दिन यहाँ पंजाब में थोड़े हैं। मगर मैं ये भी पूछूंगी आपसे, मुझे छोटा सा वक्फा लेना है, फिर शौकत बसरा साहब से भी बात करनी है कि इज इट दैट सिंपल कि आप वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को चेंज कर देंगे एंड ऑल विल बी वेल, या आपको लगता है कि वाकई से सर के ऊपर से पानी गुजर चुका है और अगर पंजाब के अंदर तब्दीली आएगी तो फिर बूमरैंग इफेक्ट होगा बलूचिस्तान के अंदर और शायद सेंटर के अंदर? ये सब कुछ वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शौकत बसरा साहब, मुझे ये बताइए कि अगर वाकई में सब ये कह रहे हैं और आपके अपने जो PTI के MPAs हैं अब वो ओपनली खुल के आ रहे हैं, बयानात दे रहे हैं अखबारों के अंदर कि जी हम इस हुकूमत से खुश नहीं हैं, उन्होंने हमें डेवलपमेंट बजट्स नहीं दिए। लिया से शहाबुद्दीन साहब की बाकायदा स्टेटमेंट अब आ चुकी है, 20 नाम छप चुके हैं सारे अखबारों के अंदर। आप इसलिए नहीं तब्दील करना चाह रहे क्योंकि अगर आप वोट की तरफ जाएंगे तो शायद आपके पास वो मेजॉरिटी ना हो जो 2018 में थी। मुझे देखें, नामुमकिन का लफ्ज़ पागलों की डिक्शनरी में होता है। हर चीज़ मुमकिन है और ख़ास तौर पे सियासत में और पाकिस्तान की सियासत में हर चीज़ मुमकिन है, इसमें कतई दो राय नहीं है। मगर यूं पाकिस्तान की सियासत मैं मेरे पे आपको अर्ज़ करूं कि जहाँ तक इस वक्त पंजाब की सियासत का तल्लुक़ है, देखें ये 20 MPs ने बयान दे दिया, फवाद चौधरी साहब ने दे दिया, फला
कोई बादशाह था, पहले तो बादशाहों का दरबार लगता था, अमरीयत होती थी। फवाद चौधरी साहब ने अपने ही वज़ीर आला के खिलाफ बयान दिया कैसे? मैं फिर कह रहा हूं, मैं यही कहने लगा हूं, दोनों पार्टियों के अंदर बादशाहत है ना, अमरीयत है, दरबार लगता है वहां पर। क्या क्या दिन है, दिन है, रात है, रात है। अगर आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए, नया पाकिस्तान कि लोग आजादी से बात कर रहे हैं, जमहूरी दौर है, लोग खुलकर बात करते हैं, तनकीद करना हर किसी का हक है। लेकिन अब आते हैं इस बात पे जो थ्योरी अभी चल रही थी, मैं सुन रहा था तीनों भाइयों को और बहुत सारे चैनल्स पे। देखिए, अनडाउटेडली हमारे पास मेजोरिटी नहीं है पंजाब में, क्यू लीग के साथ मिलकर हमने हुकूमत बनाई है। कल अगर क्यू लीग, नून लीग, पीपल्स पार्टी मिल जाते हैं तो हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अगर वो उसका तरीकाकार क्या है, उसका लेके है ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आपको याद है सेनेट में क्या हुआ था जहां इनकी मेजोरिटी थी, क्या हुआ था इनके साथ? तो अभी ख्वाब देखने पे तो ख्वाहिशों पे ना पाबंदी है ना टैक्स लगता है। मैं अगर कहूं कि इनके 15 लोग जो याद है, आप इस पे गौर कर लें, क्या कहा है आपने? मैंने यही कहा है बुखारी साहब, आपको पता है कि इनके 15 लोग मिले थे जब प्राइम मिनिस्टर साहब को मिले थे ना एमपीए नून लीग के। अच्छा, अब मैं के लिए ना करें शौकत बसरा, तुम्हारी जुबान से नहीं सजती है बुखारी साहब। मैंने तो ये बात कही है कि हर चीज मुमकिन है। आपने कहा है कि वहां काया पलट जाती है अंदर जाके, यही कहा है ना आपने? मैंने ये बात नहीं कही है, मैंने ये कही है कि इनके पास यही कहा है। मैंने ये कहा है कि अगर मेजोरिटी है उसका आईनी तरीकाकार मौजूद है, ले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और मैं फिर कहता हूं हमारे पास मेजोरिटी नहीं है, अगर कॉन्फ्लिक्ट मिल जाती है। आज के दिन तक चौधरी परवेज लाई साहब हमारे साथ हैं, हमारे इत्तेहादी हैं और हमारे साथ और उनसे आपकी शिकायत भी है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपस में इश्यूज बनते रहते हैं, हमारी पार्टी का हिस्सा तो नहीं है ना, बसरा साहब कह रहे हैं तो नहीं हो गए। ठीक है, अगर आप तब्दीली चाहते हैं तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा पंजाब में। देखें, अभी हमारा जो इशू है, हम बहुत क्लियर हैं अपने स्टैंड के ऊपर कि ये लोग एक्सपोज हो चुके हुए हैं, ये लोग इस काबिल नहीं रह गए हैं कि हुकूमत चला सकें। और इनका जो फेस है बुज़दार साहब, उनको इनकी अपनी जमात के लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो डिलीवर ही नहीं कर पा रहे, उनकी ग्रेस भी नहीं है, रह ही नहीं सकते फिर तो वो वज़ीर आला नहीं रह सकते। अब बसरा साहब बारी बारी बोले, मैं आपकी बारी में नहीं बोला, उनकी बात सुन लेते हैं ना जी। जी राना साहब, तो अब जो इशू है, जब हम ये समझते हैं, हमारा अगर मेरे से जाती तौर पर पूछें कि बुज़दार साहब और परवेज अलाई अगर कैंडिडेट बनते हैं तो बेहतर कौन होगा, तो लाजमी बात है कि परवेज अलाई साहब के पास एक्सपीरियंस भी है और पंजाब की आवाम पे जो अजाब आया हुआ है उससे अगर हमें प्रेफरेंस अगर दोनों में देखा जाए तो हम परवेज अलाई साहब को, अगर ये मेरी जाती राय है, ये जमात की राय नहीं है, अगर उनको सपोर्ट करना पड़ा तो बिल्कुल हम सपोर्ट करने को तैयार भी हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि वक्ती तौर पर वो बेहतर होगा, लेकिन हल जो है वो मिड टर्म इलेक्शन ही है और बात उस तरफ जा रही है। मेरी बात लिख लें, 2020 इलेक्शन का साल है। अच्छा, अब आपने ये बहुत बार कहा कि 2020 चौधरी परवेज लाई साहब जैसा वजीर आला तो पंजाब की तारीख में नहीं आया, हम खुद मानते हैं, अनप्रेसिडेंटेड, उनका तजर्बा, उनकी शराफत, उनकी मतानत। बना दे उनको वजीर आला। तो अच्छा, ये हमारा मसला है, ये इनका मसला है। कल अगर हम देखते हैं हमारे आलम साहब से कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेने। इम्तियाज आलम साहब, बात ये है कि आपको तो वो वक्त भी याद होगा जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है काफ के साथ बैठना पसंद नहीं करती थी। आज वो कह रहे हैं कि बहुत बेहतर होंगे परवेज लाई वजीर आला। तो आप क्या समझते हैं कि 2020 में कुर्बतें बढ़ेंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान, और क्या वाकई में जिस तरह राना साहब कह रहे हैं 2020 इलेक्शन का साल होगा? मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नवाज में और मुस्लिम लीग काफ में फर्क नहीं रहा, ये कैंप फॉलोअर हो गए हैं और अब ये एक ही सब पे खड़े हैं, महमूद वैयाल। और ये पंजाब में तब्दीली आएगी, मेरा ख्याल है 2 महीने में पीटीआई की हुकूमत नहीं रहेगी पंजाब में, मेरा अंदाजा है। मुमकिन है मैं गलत हूँ, मुमकिन है 4 महीने में हो, लेकिन ये इनका ड्रॉप सिर्फ होने जा रहा है पंजाब की हद तक। और ये जो नून लीग में और काफ लीग में जो मोहब्बतें चल रही हैं, ये भी जूते से मोहब्बत की गमाजी करती है। गिलानी साहब, मरकज में बात जाएंगे हम, मरकज में बात जाएंगे, मरकज में भी चले जाएंगे, मरकज में कुछ ऐसा रहेंगे फारिग हो जाएंगे। अच्छा, लास्ट कमेंट सलीम बुखारी साहब, बहुत छोटा सा, आप क्या समझते हैं 2020 इलेक्शन का साल होगा, तब्दीली आएगी पंजाब में और पंजाब के हद तक रहेगी या मरकज में भी होगी?
अगर इमरान खान साहब अपनी जिद पर कायम रहे और इस सूबे के वजीर आला जनाब बुज़दार साहब रहे तो फिर ये होने वाला है जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, राना मशहूद साहब, इम्तियाज़ आलम साहब, शौकत बसरा साहब। मगर नाजरीन, इम्तियाज़ आलम साहब ने जो बात की है बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई फ़र्क नहीं। आपको याद होगा कि हासिल बजिंजो साहब भी इस तरह ही कुछ कह चुके हैं, चूँकि जिस तरीके से कुछ वोट डाले गए थे नेशनल असम्बली और सेनेट के अंदर, उसे ऐसा लगा था कि दोनों जो जमातें उनकी आइडियोलॉजी बिल आखिर एक ही हो गई है। पाकिस्तान की सियासत ने फिर से वो खूबसूरत एक पूरा राउंड सर्कल लिया है। बहुत कुछ दिखाती है पाकिस्तान की सियासत, उम्मीद है कुछ अच्छा भी दिखाएगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।